नमस्कार दोस्तों। इवैल्यूएट कल हमने चर्चा कर ली थी, एक्सप्लेन, इल्यूसिडेट, एग्जामिन और डिस्कस एंड डिस्कस क्रिटिकली। आज हम बात करेंगे कि इवैल्यूएट और क्रिटिकली इवैल्यूएट क्या होता है। देखो, इवैल्यूएट करने का मतलब है आप जब इवैल्यूएट करते हो तो उसके आधार पे आप एक कंक्लूजन भी दोगे। ठीक है, कंक्लूजन का मतलब यहाँ कंक्लूजन नहीं है, आप इवैल्यूएशन का आधार है कि नंबर देना। ठीक है, इवैल्यूएट करने का मतलब क्या है कि 5 आउट ऑफ 10 है, 6 आउट ऑफ 10 है, 8 आउट ऑफ 10 है, 3 आउट ऑफ 10 है, तो यू आर मार्किंग, यू आर गिविंग अ डिसीजन। रिमेंबर दिस थिंग, एवेल्युएशन का मतलब होता है यू आर डिफाइनिंग समथिंग कि इतना, ये इतने मार्क्स डिजर्व करता है। करेक्ट, तो दैट इज अ काइंड ऑफ डिसीजन एंड विच इज बेस्ड ऑन ओवरऑल एनालिसिस ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स बैक्ड बाय एविडेंस। तो जब भी आपसे किसी क्वेश्चन में इवैल्यूएशन पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, प्रोज देखेंगे, उसके उसके कॉन्स देखेंगे, और वो हमेशा एविडेंस यानी एग्जांपल्स उसके साथ होंगे। ठीक है, अगर 5 प्रोज बता रहे हो तो पांचों के एग्जांपल मत दो, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसके साथ 3 एग्जांपल दे सकते हो, कॉन्स में 3 या 4 एग्जांपल दे सकते हो। फिर उसके आधार पर आप उसकी मार्किंग करते हो, यानी डिसीजन देते हो कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही है, आप किसके साथ जाओगे। डिसीजन और ओपिनियन में थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। द वर्ड क्रिटिकली, ये बात हुई थी इवैल्यूएट की। अब क्रिटिकली का क्या मतलब है? क्रिटिकली इज यूज्ड व्हेन ए फेयर जजमेंट इज डिमांडेड बाय द एग्जामिनर। फेयर होना चाहिए, आपको पसंद है नहीं है वो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, जिसे कहते हैं ना न्याय, निष्पक्ष होना चाहिए। Critically evaluating a statement requires a person to be able to exercise their sense of reasoning and provide evidence both to support and repudiate a statement and to finally reach a conclusion। ये मैंने आपको बता दिया कि भैया अल्टीमेटली क्रिटिकली इवेल्युएट में आपको क्या करना है, किसी भी बिंदु है उसके प्रोज दिखाने, उसके कॉन्स दिखाने, प्रोज के एग्जाम्पल के साथ और कॉन्स के, प्रो कॉन्स का मतलब है उसके पक्ष में। हिंदी मीडियम वालों से मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि ये वर्ड में लिखा हुआ है, वर्ड में हिंदी टाइपिंग मुझे नहीं आती और ये कुछ चीज़ें तो ऐसे ही लिखनी पड़ेंगी, इसलिए मैं आपको पूरा शब्द ट्रांसलेशन करके बता रहा हूँ कि आपको पक्ष में बताना होगा, पक्ष के उदाहरण देने होंगे, विपक्ष में बताना होगा, विपक्ष के उदाहरण देने होंगे, और फिर उसके बाद में आपको एक कंक्लूजन और अपना जो डिसीजन है उस पर देना पड़ेगा कि दिस इज राइट, ये फेयर है, ये जस्ट है, ये इसका कंक्लूजन है, ये मेरा डिसीजन है। ठीक है, a most common mistake that can be found here is most aspirants give only pieces of evidence to support the statement, thus leaving it an incomplete and paving way for the examiner। अधिकांश लोग क्या करते हैं कि सब एग्जाम्पल देके छोड़ देते हैं कि इस पक्ष में ये एग्जाम्पल है, विपक्ष में ये एग्जाम्पल है, दे दिया, बट आप फिर फाइनली उसमें से कौन सा करेक्ट है। जैसे डिस्कशन होता है, याद करो, डिस्कशन कर लिया, लेकिन डिस्कशन के बाद एक डिसीजन पे पहुंचना, डिस्कशन में अपन ऐसा डिसीजन पे नहीं पहुंच रहे ना, ठीक है, यहां पे आपको डिसीजन में पहुंचना ही पड़ेगा, और वो है आपका कंक्लूजन। एग्जाम्पल, ई गवर्नेंस इज द न्यू मंत्रा ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया एंड द वर्ड इवेल्युएट। ठीक है, आपको ये इवेल्युएट करके बताना है कि ई गवर्नेंस जो है वो ही भारत और विश्व में प्रशासन का नया मूल मंत्र है, नया मंत्र है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताओ कि ई गवर्नेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और फिर अलग अलग तरीके से आपको बताना है कि ई गवर्नेंस में अच्छा क्या है, और आपको यह भी बताना है ई गवर्नेंस में बुरा क्या है। दोनों के एग्जांपल बताना है, जैसे ब्रीफली टच अपॉन द सक्सेस एंड पॉजिटिव ऑफ ई गवर्नेंस, कि भाई ई गवर्नेंस से क्या क्या सफलता मिली है, सब एग्जांपल बताओ। जैसे जयमत्रे बता सकते हो आप, प्रगति पोर्टल जो है वो बता सकते हो आप, जन सूचना पोर्टल है राजस्थान सरकार का, आप वो भी बता सकते हो, और भी कई सारी चीजें हैं। हाउएवर द बल्क ऑफ योर आंसर शुड इवेल्युएट द अबव स्टेटमेंट। लेकिन चूंकि उसने इवेल्युएट करने का कहा है कि न्यू मंत्रा की बात कर दी, तो आपको इसका इवेल्युएशन करना है, प्राइमरली ड्यू टू द फैक्ट दैट ई गवर्नेंस इज वैल्यू न्यूट्रल एंड समटाइम्स नॉट एन इंक्लूसिव मॉडल ऑफ गवर्नेंस। तो इसका मतलब आपको कौन से बताने, उनका एग्जाम्पल देना है कि भाई जो ये डिजिटल डिवाइड है उसकी भी प्रॉब्लम चल रही है। दूसरी चीज, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, साथ ही साथ इसमें जस्ट नहीं है, ये इक्विटी लेके नहीं आता, इक्वालिटी तो है, इक्विटी लेके नहीं आता, क्योंकि कुछ लोगों को एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत होती है, वो नहीं लेके आता, तो आपको ये बताना होगा। ठीक है,
तो आपको अंत में कंक्लूजन क्या लिखना है कि हाँ ये अच्छी बात है लेकिन अभी इसमें और सुधार करना है। तो कैसे कि ई गवर्नेंस सिस्टम को कैसे इंक्लूसिव बनाया जा सकता है, क्योंकि हमने इंक्लूसिविटी पे ही इसका फोकस किया है। ई गवर्नेंस में इंक्लूसिविटी कहीं ना कहीं चूक रही है। कैसे? डिजिटल डिवाइड मैंने बता दिया आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर बता दिया, डिजिटल लिटरेसी की भी बात है, डिजिटल लिटरेसी भी कहीं ना कहीं चूक रही है। साथ ही साथ अपन ने क्या बताया, इक्विटी नहीं है वहां पे, समता, जैसे हिंदी में समता कहते हैं, समता और समानता में अंतर होता है। ठीक है, आई होप ये आप लोग अंडरस्टैंड करते हो, पेपर पॉलिटी में पढ़ा होगा। तो वहां पे इंक्लूसिव, समावेशी बनाना जरूरी है। ये आपका इवैल्यूएशन के बाद डिसीजन होना चाहिए। आंसर लिखने में, आप अभी सुनने में आपको लग रहा हो कि सब सेम है, नहीं सेम नहीं, हल किसी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। मैं कहूं बिल्कुल ही ब्रॉड लाइन है कि भाई विबग्योर का स्पेक्ट्रम है कि लाल रंग अलग है, हरा रंग अलग है, नहीं ऐसा नहीं होता। थोड़े थोड़े सब में जो रंग है ना, मिक्सचर है, ऐसे ऐसे चलने वाला सिस्टम है। ये बिल्कुल ऐसे ऐसे नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर हल्का सा ओवरलैप करने वाली चीजें। बट आप तो ऐसे याद रखो कि इवैल्यूएट में क्या करना है, आप उसको जोड़ो मत। डिस्कस में क्या करना है, डिस्कस में ये करना है, इवैल्यूएट में ये करना, बस ये रट के रखो तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट है कि कंक्लूड क्या करना है कि दैट एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्स बोथ मैन एंड मशीन, बट मशीन्स कुड रिप्लेस मैन इन एरियाज वेयर वैल्यू क्वेश्चन और डिसीजन मेकिंग इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कि भैया आपको केवल इनपुट कर दो डेटा और आपको एक सर्टिफिकेट देना है, वहां पे आप मशीन लगा दो। लेकिन जहां ह्यूमन सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, मानवीयता का आधार जहां चाहिए, जहां मूल्य आधारित गतिविधियां चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ोगे आप, वैल्यू ओरिएंटेड गवर्नेंस या मूल्य आधारित प्रशासन, वहां आपको मैन की जरूरत है ही। क्योंकि इसने लिखा है ना, ई गवर्नेंस इज अ न्यू मंत्रा ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, जैसे मैंने एक शायद क्वेश्चन कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन, ऑफलाइन एजुकेशन, उसमें भी कहीं तरीके से आप, जैसे उसमें यहां पे इसकी जगह से कर दूं, ऑनलाइन एजुकेशन इज द न्यू मंत्रा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, इवैल्यूएट। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न आएगा उसमें। ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि वहां पे ह्यूमन सेंसिटिविटी, कंक्लूजन में ह्यूमन सेंसिटिविटी आएगी। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं कमेंट की, क्रिटिकली कमेंट की, मोस्ट यूज्ड डायरेक्टिव वर्ड्स मेंस पेपर में, यूपीएससी में बहुत बार आता है, हमारे यहां तो कम आता है। ठीक है, कमेंट एक स्टेटमेंट है जो अपना रिएक्शन और ओपिनियन बताता है। देखो ऊपर था डिसीजन, यहां है ओपिनियन। डिसीजन और ओपिनियन में अगर आप अंतर समझते हो तो आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि ओपिनियन और डिसीजन सेम चीजें होती हैं तो आपको समस्या आएगी। ओपिनियन तो आपका मत होता है, डिसीजन होता फेयर, जस्ट। दोनों चीजों में अंतर है। मुझे क्या लगता है वो जरूरी नहीं सही हो। माई वेज शुड नॉट बी द हाईवे, द बेस्ट वे शुड बी द हाईवे। बेस्ट वे हो सकता है मेरा हो, तुम्हारा हो, किसी और का हो। ये अंतर है, समझ रहे हो? ओपिनियन और डिसीजन में अंतर। इट इज इंपॉर्टेंट टू पिक आउट द मेन पॉइंट, स्कोर एंड गिव वंस ओपिनियन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपको अल्टीमेटली इसमें ओपिनियन ही देना है, बट ये ध्यान रखना न्यूट्रल ग्राउंड रखना है, एंड फैक्ट्स जो हैं उनके और व्यू पॉइंट जो है उनके आधार पे आपको उत्तर लिखना। फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, और न्यूट्रल का मतलब होता है तटस्थ, निष्पक्ष और तटस्थ होकर कार्य करना है। क्रिटिकली भी हमेशा फेयर जजमेंट की बात करता है। तो दोनों ही, जब जजमेंट की बात हो रही है तो हमेशा आपको प्रोज एंड कॉन्स, जब भी क्रिटिकल आ जाए तो आपको प्रोज कॉन्स दोनों ही दिखाने, दोनों पे ही महत्व देना है। ना केवल आप प्रो पे ज्यादा दे सकते हो, ना केवल कॉन पे ज्यादा दे सकते हो, आपको देना ज्यादा। क्रिटिकली जब भी आ जाए तो इसका मतलब आपको दोनों ही साइड बतानी है। ठीक है, ओपिनियन किसी भी तरफ दे सकते हो आप, चाहे प्रो में दे सकते हो, अगेंस्ट में दे सकते हो, लेकिन आपको उसके साथ अपना जो प्रूफ है, तथ्य है, एविडेंस है, वो रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात सीधी सी सरल है। इसमें दोबारा कहता हूं कि जब भी क्रिटिकली आता है तो आपको प्रो कॉन्स देने पड़ेंगे। ठीक है, और दोनों में लगभग सब बराबर वेट होगा। अब कमेंट की जो बात आती है, कमेंट का मतलब है ओपिनियन और रिएक्शन। तो अंत में कंक्लूजन में आप अपना ओपिनियन दोगे, लेकिन विद सम सूटेबल एग्जाम्पल। वहां आप दे रहे थे डिसीजन, अंतर है। प्लीज, आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम्पल है, देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस टू करप्शन इफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैज टू मेक एनी नोटिसेबल प्रोग्रेस। कमेंट फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव। ठीक है, कमेंट अल्टीमेटली, ठीक है, वो बाद में बताएंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आप भी बताओ। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले इसको, तुम्हें आंसर राइटिंग भी चल रही है इसकी तुम्हारे साथ साथ,
उसने पूछा इफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ये की टर्म है, कीवर्ड कहते हैं इसको, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बताना और इंडिया का उससे क्या रेफरेंस है, इंडिया की क्या पोजीशन है वो आपको बतानी है, ठीक है। इसके बाद एक स्टेटमेंट या फिर कोई बात की जा सकती है कि ईज ऑफ डूइंग से बहुत सारी चीजें इंपैक्ट हो रही है, करप्शन ने बहुत सारी चीजों को इंपैक्ट किया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी इंपैक्ट हो रहा है। फैक्टर एक्सटर्नल टू करप्शन लाइक द एब्सेंस ऑफ सिटीजन चार्टर, द शॉर्टफॉल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल एक्सेट्रा, इनसे भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रॉब्लम आती है। केवल करप्शन इकलौती चीज नहीं है, ठीक है। क्या करप्शन इकलौती चीज आप बताओ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत टॉप रैंकिंग न लाने के लिए? देयर आर मेनी अदर थिंग्स। अगर कंपिटेंट ब्यूरोक्रेट नहीं है, ठीक है, कंपिटेंसी नहीं है, पर्सनल मैनेजमेंट जो है मतलब कार्मिक प्रबंधन अगर उचित नहीं है, तो भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होती। अगर आपने सिंगल विंडो सिस्टम नहीं रखा हुआ है तो भी प्रॉब्लम होती है, ठीक। करप्शन नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं 100 विंडो है, करप्शन एक में भी नहीं हो रहा, लेकिन उससे भी टाइम टेकिंग प्रोसेस तो है, कंबरसम प्रोसेस तो है। तो वहां पे केवल करप्शन के कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टॉप पे जाने से नहीं रुक रहा, तो मेनी अदर थिंग्स आर देयर, ठीक है। बट इसके साथ साथ बॉडी में अब आपको क्या करना है कि बॉडी में आपको बताना है कि करप्शन किस तरीके से बिजनेस को इंपैक्ट कर रहा है। उसके साथ साथ ये भी बताना है सेकंड पैराग्राफ में कि करप्शन के अलावा और भी क्या बिंदु हैं। कोशिश करो कोई केस स्टडी, डायग्राम या स्टैटिस्टिक ऐसे क्वेश्चन में जरूर से डालो, बिना उनके आपका जो आंसर है वो, इसे कहते हैं ना कि सब्सटैंटिव नहीं होता, आप मतलब स्ट्रॉन्ग उत्तर नहीं लिख पाते हो, आपको कुछ ना कुछ पीछे से सपोर्ट एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा। अंत में, क्योंकि इसमें आपको ओपिनियन लिखना है, ठीक है, ओपिनियन बताना है आपको कि मेरा ओपिनियन क्या है, मेरी रिएक्शन क्या है। तो मैं रिएक्शन क्या करूंगा जब मैं ये सब चीजें, तो मैं ये करूंगा ना कि किस तरीके से मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मैं कैसे और अच्छा कर सकता हूं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नए जो तरीके हैं, पॉसिबल सजेशन, नए तरीके, क्या नए तरीके बता सकता हूं मैं, ये भी एक काम करूंगा। मेरा रिएक्शन क्या होगा जब, एक बात हो, कोई प्रॉब्लम तुमने देख ली तो तुम क्या करोगे? एक तो कुछ लोग तो उस प्रॉब्लम पे रोते हैं, लेकिन आप और मैं आप ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, सौभाग्य से मैं ब्यूरोक्रेट बन गया हूं। तो हमारा पर्पस क्या है कि उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें, समाधान लाएं उसका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम बताएंगे और हम समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे, या इसे वे फॉरवर्ड बताएंगे, या फिर हम बताएंगे व्हाट आर द वेज टू डू इट इन अ बेटर वे, क्या तरीके हैं, नए नए कौन से तरीके लगाए जा सकते हैं। साथ ही साथ कंक्लूडिंग रिमार्क्स किस तरीके से कि भैया आप ही समझो इस चीज को, लाइन को समझना, redressing corruption is a big factor in improving ease of doing business, लेकिन ease of doing business has to do with a lot of other factors connected to ecology, economy, administration and the political and social culture। यहां पे आपने ये बताया, अब आपने एंड में याद करो, एंड में आपने फालतू की इधर उधर आपने डिसीजन मेकिंग नहीं की, आपने बताया कि इस क्वेश्चन में आपकी बात सही है, करप्शन है, लेकिन उसके साथ साथ आप करप्शन के अलावा और भी ऐसे फैक्टर हैं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे इंपैक्ट करते हैं। बस इतना किया आपने। कभी कभी इसको हम कह देते हैं ओपन एंडेड छोड़ देना कि भाई हमने ये तथ्य बता दिया, ऐसा है, बस इतना बताना है। तो यही चीज समझने की कौन से कीवर्ड में कहां किस तरीके का कंक्लूजन लिखना है, यही तो समझना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं एनालाइज और क्रिटिकली एनालाइज पे। क्रिटिकली का मतलब तुम समझ ही गए, प्रोज कॉन्स वाला कहानी है ही। जब भी एनालाइज है आता है तो क्या करते हैं कि कोई भी इशू है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करो, और हर पार्ट, जैसे लेट्स से कि कोई भी चीज़ है उसको सोशल में डाल दिया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल या इलेक्ट्रॉनिक, जो टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन सब में बांट दिया, और फिर बताओ कि ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और किस तरीके से ये एक बन के निकलते हैं। सिंपल ये बताना है। क्रिटिकली एनालाइज की जब भी बात की जाती है तो अल्टीमेटली एंड में आपको एक फेयर जजमेंट देना होता है, और बाकी तो एनालाइज की तरफ से प्रोज कॉन्स वाला तो मैंने तुम्हें बताई दिया, प्रोज कॉन्स देना है तो फेयर जजमेंट भी देना है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ डायमेंशन लेके करना है। क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक एग्जांपल है कि भाई ये कहते हैं देयर इज ए क्लियर एक्नॉलेजमेंट दैट स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज, जिसे कहते हैं, हिंदी में बता दूंगा क्वेश्चन का क्या मतलब है, आर अ टूल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट, रिकॉग्नाइजिंग दिस पोटेंशियल द होल instrumentality of SAYS requires augmentation. Critically analyze the issue plaguing the success of SEZ with
रेस्पेक्ट टू टैक्सेशन, गवर्निंग लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप खुद देखो, इन्होंने कहा ऐसा माना जाता है कि सेज SEZ जो है औद्योगिक विकास के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग मतलब विनिर्माण के लिए और निर्यात के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में सेज का ये पोटेंशियल मतलब संभावना को देखते हुए हम ये महसूस कर रहे हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें टैक्सेशन यानी कराधान, गवर्निंग लॉ यानी कानून और एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, ऐसे ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पे कहीं ना कहीं SEZ जो है उसको प्रॉब्लम फेस हो रही है। प्लेगिंग का मतलब अटकाव हो रहा है, ऑब्स्टेकल आ रहा है, रुक रहा है मामला। तो इन तीनों के आधार पे, इन तीनों डायमेंशंस पे आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है इस चीज को। तो देखो, उसने अपने आप ही आपको 3 डायमेंशन दे दिए। मैंने पहले क्या एग्जांपल दिया था ना, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ऐसे उसने 3 डायमेंशन दे दिया। टैक्सेशन पे बात करनी है आपको गवर्निंग लॉज के पे बात करनी है और एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करनी है। और टैक्सेशन में तो SEZ में तो सीधे टैक्सेशन की कहानी है ही है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ क्या है, इसने पहले क्या लिया, देयर इज ए क्लियर एक्नॉलेजमेंट। तो आपको पहले स्टार्ट ऐसे ही करना है, एक्नॉलेज करना है कि हाँ, सेज से बहुत प्रभाव होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत बढ़िया होता है। और सेकंड लाइन में या थर्ड लाइन में, मतलब इंट्रोडक्शन में 3 या 4 लाइनें रखनी है। तो अपन 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे घूम फिर के मेजरली। फिर आपको मतलब 1.5 लाइन के बाद क्या लिखना है कि आज भी सेज के साथ कुछ प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम, वो हल्की सी एग्जाम्पल में बता दो। अब बॉडी जब शुरू होती है तो उसमें आपको सबसे पहले बताना है कि टैक्सेशन जो है इंडिया में, उसमें उसके थ्रू सेज पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। कुछ एग्जांपल दे दो, जैसे मेट का दे दो। उसके बाद आप बताओगे गवर्निंग लॉज और एडमिनिस्ट्रेशन है उसके कारण आ रही, कैसे आ रही, जैसे रेड टेपिज्म हो गया, कॉम्प्लिकेटेड कस्टम्स लॉ हो गए, FTA हो गए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो मतलब लॉज ही हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन ही हो गए, ये सारी चीजें हो गए। साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सेज का, वो भी अभी पोर्ट कनेक्टिविटी, जैसे राजस्थान में ड्राई पोर्ट की बात की गई है, ठीक है, इनलैंड कंटेनर डिपो जिन्हें कहा जाता है, वो एक कनेक्टिविटी का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स जो हैं वो भी अभी पूरी तरीके से सभी सेज में क्या कहते हैं एक्सटेंड नहीं किए गए हैं, जहां की भी संभव है। उसके साथ ड्यूटी का भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। ड्यूटी आप समझते होंगे, जो टैक्स और ड्यूटी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बता दिया कि हाँ, बात सही है कि इन क्षेत्रों में ये प्रॉब्लम है। अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन में आपको वे फॉरवर्ड बताना है कि आपको किस तरीके से इस सेज की जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, बेटर कैसे किया जा सकता है, और अंततः बैलेंस्ड व्यू ऑफ SEZ की भैया इसको ऐसे और अच्छा करके ये सेज बहुत डेवलपमेंट में काम आएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। एग्जाम्पल दे सकते हो आप चाइना के, कि चाइना में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के सेज ने ये काम किया। इसमें आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव सेज का नहीं बताना है कि सेज से ये प्रॉब्लम है, सेज से वो प्रॉब्लम है। समझो इस क्वेश्चन को। कुछ लोग जो इस क्वेश्चन को नहीं समझेंगे वो सेज की अच्छाई बता देंगे 4, सेज की बुराई बता देंगे 4, और फिर कंक्लूजन। नहीं, ये नहीं करना है इसमें, समझ रहे हो। इसमें सेज के सामने आने वाले जो चैलेंज है इन 3 डायमेंशंस में, उनकी चर्चा करनी है और फिर कंक्लूजन बताना है, ठीक है। थोड़ा ज्यादा बड़ा वीडियो हो गया, चलो कुछ और भी मैंने तैयार तो किया था, लेकिन नेक्स्ट में देखेंगे कभी जो भी है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।